दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसको लिखा है विनोद शुक्ल जी ने। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि रघुवर प्रसाद के पिताजी उनकी पत्नी को लेकर आ जाते हैं और तब रघुवर प्रसाद घर पर नहीं थे। उसके बाद रघुवर प्रसाद जब आते हैं तो हाथी पर बैठ कर आते हैं और उनके पिता के बीच पैसे को लेकर थोड़ी बातें होती हैं। और उससे आगे अब तक औरतें चली गईं, सब औरतें चली गईं। हाँ, मैं बताना भूल गया, हलवाई के यहाँ से बताशा ले आते और बांट देते। कल भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाओगे? जाने दो, ऐसे समय बड़े वाले बताशे बुलवा लिया करो, 2-2 बताशे बंटवा दिया करो। 30 त्योहार में पड़ोस में नाउन आती होगी, चाहो तो पता कर लगाकर बताशे भिजवा देना। जी हाँ, अब रहने दो, आगे चाहे ध्यान रखना। अंदर नहीं बैठेंगे? उसने पिताजी से पूछा। उसका भी अंदर जाने का मन था। यहाँ हवा में अच्छा लग रहा था। दिया बत्ती का समय हो गया है, बहू से कह दे बत्ती जला दे। कुबेरी बेरिया अंधेरा नहीं होना चाहिए। जी। रघुवर प्रसाद अंदर गए। पत्नी एक कोने में बैठी थी, गुड़िया बैठी थी। रघुवर प्रसाद की पत्नी ने उसे अपने साथ के लिए रोक लिया था। गुड़िया को देखकर रघुवर प्रसाद का मन हुआ उससे कहे ग में छोटी ऊ की मात्रा गो, पर नहीं कहा कि पिता क्या सोचेंगे। रघुवर प्रसाद के आते ही पत्नी ने गुड़िया को फुसफुसाकर जाने को कहा। वह भागती हुई चली गई। दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुवर प्रसाद ने सोचा, अभी बत्ती ना जलाएं, 1 मिनट बाद जलाएं। वे पत्नी की ओर बढ़े। पिताजी नहीं देख रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास जाकर वे धीरे से बोले, चाय पी थी? पत्नी ने कुछ कहा नहीं। चाय पी थी? उन्होंने फिर पूछा। तब पिता के खांसने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पत्नी की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का लिपस्टिक जरी का चमकीला काम बिजली के उजाले में फक से जगमगा गया था। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज हुई थी। वह दीवार की तरफ धीरे से घूम गई थी। लाख और कांच की ढेर सारी चूड़ियां पहनी थी। आलता वाले पैरों को उजाला होते ही साड़ी से छुपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसीलिए देखा कि क्या वह भी उसकी तरफ देख रहा है। पत्नी देख रही है, देखकर वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराई। एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते होंगे। रघुवर का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुवर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे और अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बोरे पर बैठे रहे, फिर उसी बोरे पर लेट गए। यह देख रघुवर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आए। खटिया पर लेट जाते। नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना। चला जाता हूँ, घर से पूड़ी लाया था, वही खाकर जाऊंगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लेना। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी, थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डिब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे दाल चावल कहाँ रखा है, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने दाल आटा के डिब्बे बताए। सब्जी की टोकनी को देते देते पत्नी के पास रख दी। टोकनी में आलू थे। पूड़ी बहुत थी, इसीलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते तक पिता आंखें बंद कर लेटे रहे। बेटे की घर गृहस्थी की खटर पटर आंख मूंद सुनना उन्हें सुख दे रहा था। उनको लगता होगा कि चलो बेटे की गृहस्थी हो गई। रघुवर प्रसाद कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ नया दिखता था। क्या देख लिया यह पता नहीं चलता था। क्या देखना है यह भी नहीं मालूम था। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा था। पिता ने बहुत थोड़ा खाना खाया। 7 बज गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा था। हाँ, ठीक है। दिखना कम हो गया है। बाईं आंख से तो बहुत कम दिखता है। दाहिनी आंख में जोत बाकी है। मोतियाबिंद हो रहा है। घुटने में बहुत दर्द होता है। काम करने से थकावट लगती है। उठकर खड़े हो तो चक्कर आ जाता है। कमजोरी है, डॉक्टर को दिखा देते।
होम्योपैथी वाली को? नहीं, अंग्रेजी डॉक्टर को। अच्छा, दिखा दूंगा। रघुवर प्रसाद उठे। टिन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपया उठाया, फिर 50 रुपया और निकाला। पेटी में अब करीब 200 रुपये बचे होंगे। महीना पूरा बचा है। प्रबंध मंडल ने केवल 800 रुपया महीना स्वीकृत किया था। विभागाध्यक्ष को 1500 मिलते थे। इसके पहले डागा महाविद्यालय धमतरी में उनको 1200 मिलते थे। ये रुपए खर्च के लिए रख लीजिए। कितने हैं? 100 रुपये हैं। समझ लो बस से आने जाने में 50 रुपये खर्च हो गए। 20 रुपया और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्च है, पहले भी रुपया दिए थे। रख लीजिए, मेरे पास और हैं। रघुवर प्रसाद रिक्शा वाले को बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिता ने आशीर्वाद दे दिया। आजू बाजू के कमरों से औरत बच्चे झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुवर प्रसाद भी रिक्शे में बैठ गए। बहू से बोल दो अंदर से दरवाजा बंद कर ले, तुम्हारा घर बस्ती के एकदम बाहर है, सन्नाटा हो रहा है। जी कहकर वे रिक्शे से फिर उतरे। कमरे के अंदर जाकर पत्नी से कहा, दरवाजा बंद कर लेना, मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊंगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊंगा, यह उन्होंने अपने मन से कहा। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था वह उससे ज्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आड़ में पत्नी खड़ी थी, सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से हाँ कहा। रघुवर प्रसाद को पत्नी का हाँ सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए तब से रात को करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे का सांकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, पास पड़ोस ना सुने। पत्नी की दरवाजे के पास तक आने की आहट हुई। चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाजा खोल रही है। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने सांकल फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाजा बंद कर ले तो फिर खटखटाएं। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने कहा, खटखटाओ। सांकल खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगा तो दरवाजा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से इस बीच सटकनी खोल दी होगी, उनको पता नहीं चला। दरवाजा खुलने के बाद उनकी नजर पड़ोसन की तरफ गई। जाओ, पड़ोसन ने कहा, पर वे अत्यंत प्रत्याशित से ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देर होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाजा बंद किया। पड़ोस से दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी, सो गई थी। नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया, बस। कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, छूकर देखो मुझको, बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का और कोई तरीका उन्हें सूझा नहीं। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। गरम शरीर हो तो बाएं गरम हाथ से दाहिने गरम हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता है कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी रही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियां इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे से भी ज्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है, पत्नी ने इस तरह कहा कि उसका हाथ फिर पकड़ लें और छोड़े नहीं। है, सच में है। खाना खाली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर के खा चुके थे। पत्नी ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना न पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज्यादा खा लिया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज्यादा खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसीलिए वे मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया। पानी बैठकर पियो। तब पिता ने कहा था, खाना खा ली? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है?
रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ी इतनी है कि नाड़ी नहीं मिलेगी। इसमें कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती हैं। एक बस में टूट गई थी, एक यहाँ काम करते करते टूट गई। केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ, पत्नी ने कहा। दाहिने हाथ की चूड़ी टूट जाती है, बाएं हाथ की कम टूटती है, पत्नी कह रही थी और रघुवर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहां नहीं थी, वहां न मिलने पर उसे कहाँ ढूंढे। छाती से धक धक टटोला जा सकता था। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था, उसकी सूंड धरती पर झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलती जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में कोई काई की तरफ फिसलन होती है, ऐसा रघुवर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी। इसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था, पत्नी ने सुना। फिर रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही थी। रिक्शा नहीं मिला था। मिला था, पर पैदल आया। पैदल आने से बच गए थे, पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे देने नहीं पड़े थे, बस स्टैंड पास है। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में एक घुड़सवार और मिल गया था। फिर इधर उधर घूमते रहे, इधर उधर घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे। पत्नी ने सुना। थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान में चाय पी ली। थक गए तो एक खंडर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया। पत्नी ने सुना। अच्छी गरम थी चाय, गाढ़ा गरम दूध था। पत्नी ने सुना। मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी, पत्नी ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी। अब की बार रघुवर प्रसाद ने सुना। घुड़सवारी क्यों? खटिया में लेटे लेटे उड़ जाएंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। पक्षी बनकर उड़ जाएंगे, पत्नी ने सुना। हाँ, पत्नी ने कहा। उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 6 माह की तो रात होती है, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना। 6 माह की रात में इस खटिया पर लेटे रहेंगे, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना। 6 महीने की रात खत्म होते होते यहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे, पत्नी ने भी यही सुना। हमारे उठने का रास्ता सुबह देखोगी, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुबह किस तरह रास्ता देखोगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर बाद सुबह होगी, रघुवर प्रसाद ने सुना। ज्यादा देर तो सो गए तो ज्यादा देर रहेगी रात। चिड़िया रास्ता देखेगी कि हम उठे जिससे सुबह हो और वे चहचहाना शुरू कर दें। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाट होती है, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज आती है। दृष्टि के जल से बूझकर सूर्य चंद्रमा हो गया था और अल्पना का बना हुआ कमल पानी में तैर रहा था। कुछ याद आने से रघुवर प्रसाद अचानक से उठे। उन्हें चिड़ियों की चहचहाट और कोयल के कूकने की आवाज सुनाई देने के बाद ग में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया भी सुनाई दिया। वे उठकर खड़े हो गए। पत्नी के घुटने के ऊपर तक खिंची साड़ी के ऊपर उन्होंने चादर डाल दिया। उठो, उन्होंने पत्नी को प्यार से ऐसे उठाया जैसे वह कई रोज सुबह का सिलसिला था। रघुवर प्रसाद ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। गुड़िया स्लेट पट्टी लेकर खिड़की के नीचे पड़ रही थी। जब वे सो रहे होंगे तब गुड़िया ने ईंटों के ऊपर से झांका होगा। खिड़की में सलाखें नहीं थी। कमरे में कूदकर कोई ना आए, इसके लिए बस पल्ले को बंद किया जा सकता था। पल्ले को बंद करने से कोई हवा न आए, उजाला बाहर का कभी दिखना भी नहीं आता था। खिड़की के पल्ले खुले होने से उनके उठने के पहले कमरे में सुबह हो जाती थी। रात को उन्होंने सोचा था कि पत्नी से कहेंगे कि वह खिड़की पर डिबरी लेकर खड़ी हो जाए ताकि वे ईंटें वहां से हटा दें। फिर उन्होंने सोचा कि ईंटें हटा देने के बदले खिड़की का पल्ला बंद कर देंगे, पर वे भूल गए। वे टट्टी के ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली। जिस जगह रसोई का सामान रखा था वहां एक चुकिया में उन्होंने चाबी रख दी थी। चुकिया वहां दिख नहीं रही थी। पत्नी ने खटपट में अपने स्वप्न के संसार को नींद से जाकर देखा।
टट्टी की चाबी नहीं मिल रही है, उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने सबसे अलग एक ईंट के ऊपर रखी उस चुकिया को बताया। उसे लगा कि चौके के सामान के साथ टट्टी की चाबी को नहीं होना चाहिए। अपने मन से उसने अपनी गृहस्थी को जमाने का काम यही किया था। जब रघुवर प्रसाद बस स्टैंड गए थे तब पड़ोसनों से उसे यह कुछ गृहस्थी की जानकारी मिल गई थी। चुकिया की चाबी टट्टी की चाबी है, इसका उसने अनुमान लगाया था। थोड़ी देर में घर की चीजें अपनी अपनी जगह से हटकर पत्नी की इच्छा से जगह लेने लगीं। चीजों के इधर उधर होने के सम्मोहन से रघुवर प्रसाद को लगा कि नींद पूरी नहीं हुई है। छोटे छोटे बच्चे खिड़की की ईंट पर खड़े होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दोनों बच्चों से निर्लिप्त अपने काम में थे और बच्चे बायोस्कोप की तरह खिड़की से देख रहे थे। खा पी कर रघुवर प्रसाद किताब लेकर खटिया पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खिड़की के पीछे बच्चों के खुशी से चिल्लाने की आवाज उन्होंने सुनी। रघुवर प्रसाद से नहीं रहा गया। किताब लिए लिए खिड़की के पास आ गए। एक लड़का खड़ा था, बाकी सब भाग गए थे। क्या है? उन्होंने उस लड़के से पूछा। बकरी का बच्चा, उसने कहा। हवा अच्छी चल रही थी। कौन से रंग का है? उन्होंने पूछा। काले रंग का है, बच्चे ने कहा। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। बकरी के बच्चे को देखने चलोगी? रघुवर प्रसाद ने पत्नी से पूछा। चलो। पत्नी तुरंत तैयार हो गई। इधर खिड़की से चलेंगे, उन्होंने कहा। अप्रैल का सप्ताह था। सुबह की हवा में यहाँ थोड़ी ठंडक थी। हवा तेज चल रही थी। खिड़की से बाहर पैर लटकाकर रघुवर प्रसाद कूदे। फिर उन्होंने पत्नी की सहायता की। वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे लंबी रस्सी बकरी का एक काला बच्चा बंधा था। हवा चलने से पीपल के पत्ते इधर उधर झड़ते तो बकरी का बच्चा दौड़ते हुए पत्ते की तरफ लपकता। एक पत्ते की तरफ जाते जाते फिर दूसरे पत्ते की तरफ दौड़ पड़ता। हवा चलने से एक साथ कई पत्ते खड़खड़ झड़ते थे। पत्नी का साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए पल्लू में एक पत्ता आकर अटक गया। सब पत्ते का झरना देख रहे थे। नीचे ढेर से पत्ते इकट्ठे हो गए। बच्चे गिरते हुए पत्तों को पैर से दबाने के लिए दौड़ते थे। पत्नी के पास एक पत्ता झरा। उसने पैर से दबाना चाहा तो निशाना चूक गया। रघुवर प्रसाद, पत्नी और बच्चे गिरते हुए पत्तों को पकड़ने, पैर से दबाने इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके खेल को देखकर लगने लगा कि पत्ते जानबूझकर खेलते हुए झड़ रहे हैं। पेड़ अपने पत्ते झड़ाता हुआ खेलते हुए खड़ा था। पत्नी के बालों में एक पत्ता फंस गया था। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम्हारे बालों में एक पत्ता अटक गया है। पत्नी ने बालों में पत्ते को उंगलियों से टटोला तो पत्ता नीचे गिर गया। तुम गिर गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पड़ोसन अपनी खुली खिड़की से चिल्लाई, हाथी आया। बकरी के बच्चे के साथ खेलना छोड़ सारे बच्चे हाथी की तरफ दौड़े। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी कुछ पहले आ गया है। वे पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े खिड़की तक ले गए। उन्होंने अपने पत्नी को चिढ़ाया, फिर वे कमरे में कूद गए। हाथी आया से प्रफुल्लित पत्नी दरवाजा खोलने लगी। पत्नी ने दरवाजे को पूरा खोला जैसे हाथी को घर के अंदर आना हो। पल्ले की आड़ से उसने देखा हाथी भारी भरकम था। फिर वह अंदर आ गई। रघुवर प्रसाद तैयार होते होते देख रहे थे कि हाथी सड़क के किनारे नग्न होकर पेशाब कर रहा था। हाथी पर बैठा साधु बीड़ी पी रहा था। हाथी देखकर पत्नी एक छोटी सी लड़की की तरह खुश थी। रघुवर प्रसाद आज साधु से कहना चाहते होंगे, हाथी पर बैठकर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टेम्पो से चला जाऊंगा। तब साधु कहेगा, मैं आपको टेम्पो स्टैंड में देख रहा था, आप आए नहीं तो आपको लेने घर आ गया। आज देर हो गई। रघुवर प्रसाद कहेंगे, टेम्पो देखने में और देर हो गई, साथ हाथी से चलिए, हाथी को तेज ले चलेंगे। अच्छा कहकर रघुवर प्रसाद हाथी पर बैठने के लिए तैयार होंगे। कंधे से लटकने वाले झोले में 3 किताबें थीं। पत्नी से जाते जाते उन्होंने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जाने का मन नहीं हो रहा है। रघुवर प्रसाद के बाहर आते ही साधु ने हाथी को जमीन पर बैठाया। कार का दरवाजा साहब ने आते ही ड्राइवर खोलता है, उसी तरह रघुवर प्रसाद को देखकर साधु ने हाथी से बैठने को कहा होगा। हाथी का बैठना कार का दरवाजा खुलना जैसे था। हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर नहीं बैठा होगा। बार बार होने पर रघुवर प्रसाद को देखकर हाथी की बैठने की आदत हो जाए।
पत्नी समझी थी कि रघुवर प्रसाद को देखकर बैठा है। वह रघुवर प्रसाद को हाथी पर चढ़ते हुए देख रही थी और सुखी थी। झोला अगर लटकाने वाला नहीं होता तो कठिनाई होती। चपरासी का छत्ता लौटाने की उन्हें याद नहीं थी। चलें? साधु ने पूछा। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब की बार उन्होंने हाथी पर बैठे पत्नी को पड़ोस की औरतों बच्चों के साथ खड़े देखा। रघुवर प्रसाद को जाते हुए पत्नी कुछ देर देखती रही, फिर घर का काम करने अंदर चली गई। हाथी पर बैठे हुए रघुवर प्रसाद ने देखा कि एक साइकिल से आगे निकल गई, एक छोटे कद से भूरे रंग के घोड़े पर। गांव का एक बूढ़ा आगे आगे चला जा रहा था। जब हाथी चलते चलते घोड़े के बराबर आया तो घोड़ा चौंक गया। घोड़ा का बूढ़ा सवार लगाम छोड़े तब ऊँघता हुआ सा बैठा था। जैसे तैसे लगाम पकड़कर घोड़े को उसने काबू में किया। बूढ़ा सवार तब हाथी के पीछे हो गया था और धीरे धीरे उसी तरह घोड़े पर बैठे जा रहा था जैसे पहले आगे जा रहा था। जाने की वही उसकी लय हो गई थी। वह लय धीरे धीरे समय बीतने की लय थी। गर्मी की दोपहर जैसे धीरे धीरे बीतती है। दोपहर अभी हुई नहीं थी, पर घोड़े की चाल देखकर ऐसा लगता था कि उसका गांव कितना भी समीप हो, उसे रास्ते पर दोपहर मिलेगी। आगे कहीं दोपहर घोड़े के आने का रास्ता खड़े खड़े देख रही होगी। घोड़ा जैसे ही उसके पास आएगा, दोपहर रोककर उसके साथ चलने लगेगी। चलते चलते वह बीत जाएगी और आगे रात मिलेगी और यह सिलसिला कई रात कई सुबह तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद देवाराव पर जाता हुआ डेरा मिला। औरतें सिर पर टट्टा कमचिल बोही थीं। 3 सूअर 3 साइकिलों के कैरियर में बंधे थे। चौथी साइकिल के कैरियर में एक टोकनी में एक छोटा बकरा बंधा था। बकरा ले जाने वाला देवार डेरे का आदमी नहीं लगता था। सभी साइकिलों को पैदल ले जाया जा रहा था। एक बूढ़े देवार के पीछे एक मुश्किल मरियल कुत्ता निश्चित दूरी बनाए हुए जा रहा था। यह कुत्ता बंधा नहीं था, पर अदृश्य रस्सी से बंधा जा रहा था। अदृश्य रस्सी पालतू होने की नियति थी। दूसरा कुत्ता, जो सचमुच रस्सी से बंधा हुआ था, हाथी के पास पहुंचते ही भौंकने लगा। मरियल कुत्ता भी डरा डरा भौंकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक ठेले पर जाती हुई नाव मिली। नाव एक दूसरे पाताल की ओर जा रही होगी। नाव से टिका हुआ ठेले पर एक बच्चा सो रहा था। एक औरत और उसका पति नाव ठेल रहे थे। उनका बच्चा होगा। नाव सीधी रखी थी, उसे बांधा गया। फिर भी हाथी के ऊपर से देखने पर लगता था कि नाव तैरते तैरते छूट रही है और हाथी भी ऊपर नीचे होता हुआ हिचकोले खाते आगे बढ़ रहा है। नाव के साथ साथ चलने में कुछ समय तक चलना तैरने के समान लगता था। सड़क पर चलते हुए डूबने का डर कतई नहीं लगेगा, यह निश्चित था। पर हाथी के ऊपर बैठे हुए रघुवर प्रसाद को नीचे गिर जाने का डर था। स्कूटर का हॉर्न सुनकर रघुवर प्रसाद ने देखा कि विभागाध्यक्ष साइकिलों के बीच से होकर हाथी से आगे निकलना चाहते हैं। एक सूअर बुरी तरह चीखा। विभागाध्यक्ष का ध्यान सूअर के चीखने में बट गया। नहीं तो रघुवर प्रसाद के नमस्ते को देखते, जो उनके लिए था। एक ट्रक आ रहा था। ट्रक में रेत भरी थी। नदी की चमकती रेत थी। बरसात में पानी नदी भरने लगती थी तब रेत निकालना मुश्किल हो जाता था। तब खदान की रेत निकाली जाती थी। खदान की रेत साफ सुथरी नहीं होती थी। अधिक बरसात में रेत बहुत महंगी हो जाती है। बरसात आने में भी 1.5 महीना था। ट्रक को आते देख साधु ने हाथी को जितना सड़क के किनारे करना चाहा, हाथी उससे ज्यादा किनारे हो गया। शीशम के पेड़ की डाली से बचने के लिए दोनों को झुकना पड़ा। शीशम की एक कोमल डाल रघुवर प्रसाद ने झुके हुए तोड़ लिया था। महाविद्यालय से कुछ दूर रघुवर प्रसाद उतरना चाहते थे, पर साधु ने हाथी को झंडा लगाने की बिल्ली के पास रोका। हाथी के बैठते ही इस तरह उतरे कि वे हाथी से नहीं उतरे, वहां पहले से खड़े थे और हाथी उनके पास आ गया। शीशम की डाल पर उनके पास थी। डाल में छोटी छोटी कली लगी थी। विभागाध्यक्ष थोड़ी देर पहले आकर बैठे थे। शीशम की डाल? उन्होंने पूछा। जी हाँ। शीशम में फूल आ गए? हाँ, आम में बौर आ गया। आम के बौर और महुआ के फूल की गंध मुझको एक जैसी लगती है। जी सर। चक्कर आता है आपको? नहीं, मन को। अच्छा, मैं ध्यान दूंगा कि मन को चक्कर आता है या मुझको। बांस की पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगीं। रघुवर प्रसाद हाथी की बात कहने से अपने को बचा रहे थे।
यही हाल विभागाध्यक्ष का भी था। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद को हाथी पर बैठे हुए देख लिया था। आम के पेड़ के शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा है। रघुवर प्रसाद ने क्लास लेने जाते समय विभागाध्यक्ष से कहा था। पढ़ाकर जब वे लौटे तब विभागाध्यक्ष ने उनसे कहा, आपके दोनों हाथों में चौक लगी रहती है। कक्षा में आते हैं तो हाथों के साथ साथ चेहरे पर भी सफेदी लगी रहती है। आपको मालूम तो है सर, मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ। हाँ, पर चेहरे से तो नहीं लिखते। जी हाँ, चलने से दोनों पैर एक साथ चलते हैं, रुको तो दोनों पैर एक साथ रुक जाते हैं, दोनों पैर एक साथ आराम करते हैं। रघुवर प्रसाद बिना रुके लिख सकते थे। बायां हाथ थक जाए तो दाहिने हाथ से, तब तक बायां हाथ सुस्ता लेता था। बाएं हाथ के सुस्ताने के बाद बाएं हाथ से लिखते और दाहिना हाथ सुस्ताता रहता। यदि वे ऐसा कर रहे तो एक समय बहुत जल्दी आ जाएगा जब लिखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और हाथ थके हुए नहीं होंगे। पत्नी को जब ये मालूम हुआ कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथों से लिख सकते हैं तो उसने एक बार की पति से पूछा, क्या तुम्हारे हाथ में 6 उंगलियां हैं? नहीं, पर तुमने ये कैसे सोचा कि मेरी 6 उंगलियां हैं? तुम दोनों हाथ से लिखते हो इसीलिए पूछा है। दोनों हाथ से लिखने वालों के हाथों में 6 उंगलियां होनी चाहिए। नहीं, पर मुझे लगा। रघुवर प्रसाद की दोनों हथेलियों को अपने गालों पर रखा। मेरे पैर की उंगलियों को देखो, पत्नी ने कहा। क्या 6 उंगलियां हैं? देखो तो, ठीक तो है। पत्नी ने नन्हे नन्हे सुंदर पैर थे। अंगूठे के पास एक उंगली लायक और जगह थी। क्या एक और उंगली थी जो कटवा ली? जगह है पर उंगली नहीं निकली। ठीक तो 5 हैं। मेरी 5 उंगलियों के बाद कितनी जगह है? पर छठवीं नहीं निकली। कहकर रघुवर प्रसाद ने अपने हाथ की एक उंगली अंगूठे की खाली जगह के पास रख दी। पत्नी ने पैर की उंगली से रघुवर प्रसाद की हाथ की उंगली को जोर से पकड़ा। अच्छा छोड़ दो, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने छोड़ दिया। अरे, कहकर पत्नी ने रघुवर प्रसाद के पैर छुए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। तुमको पैर लग गया था, रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। ऐसे कितनी बार तुम्हारा पैर मुझको लगता होगा, तब तो तुम पैर नहीं छुई। कई दिन बाद भी एक बार पैर छू लो तो पहले का हिसाब पूरा हो जाता है, शर्माकर पत्नी ने कहा। क्या तुमको मालूम है जामुन में भी फूल आते हैं? रघुवर प्रसाद ने पूछा। मुझको मालूम नहीं है, मैं सोचता हूँ कि जामुन में सीधे फल लगते हैं। क्या तुमने इस साल जामुन के फूल को देखा है? हाँ, तुम्हारे आने के 2-3 दिन पहले। अब छोटे छोटे फल आ गए हैं। मैं नहीं देखी, किसी पेड़ में ढूंढ कर देखेंगे। शायद अभी फूल फल नहीं बने हों। जामुन के सीधे फल पर ध्यान जाता है पर फूल पर नहीं। परीक्षा में स्याही या पेन बदलते समय निरीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती है। यह कड़ा नियम था। तब निरीक्षक को उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता था कि स्याही या पेन बदलने की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखें या दाहिने हाथ से, इसकी स्वतंत्रता थी। रघुवर प्रसाद के बाएं हाथ के अक्षर और दाहिने हाथ के अक्षर में अंतर नहीं था। बहुत ध्यान से देखा तब अंतर मालूम होता था। यह अंतर उसी तरह था जैसे गणेश जी की फोटो को बाईं तरफ से देखो, फिर दाहिनी तरफ जरा जाकर देखो, या फिर किसी रखे कुर्सी पर बाईं तरफ से देखो या दाहिनी तरफ से। कुर्सी में अंतर नहीं होता था। रघुवर प्रसाद जब पढ़ते थे तब उनको परीक्षा के समय हाथ बदलने की अनुमति लेनी पड़ती थी। तब वे खड़े हो जाते होंगे। दोस्तों, ये कहानी का ये वाला भाग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।